नमस्कार, आप देख रहा है इंडिया में हूं नगमा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और पुलिस की जांच में हर दिन बेहद चौंकाने वाले और बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम आपको चढ़ावा चोरी पर 5 बड़े खुलासे दिखाने जा रहे हैं। खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी को छिपाने के लिए हर वो सबूत मिटाने की कोशिश की थी जिनके दम पर वो फंस सकते थे, लेकिन पुलिस ने शिकंजा कसा तो हर सबूत बाहर आने लगा। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कई आरोपियों की संपत्ति 100 गुना तक बढ़ गई है। ये चोरी शायद नहीं पकड़ी जाती, लेकिन कहते हैं ना कि पाप छुप नहीं पाता। वही हुआ चढ़ावा चोरों के साथ। जांच बढ़ी तो आरोपियों पर आंच भी बढ़ी। आंच बढ़ी तो खुलासे भी बढ़ने लगे। एसआईटी टीम ने भी टिन्नू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा की चढ़ावा चोरी टीम पर बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1, कार्रवाई का अंदेशा होते ही आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए शातिर पैतरे अपनाए। सूत्रों के मुताबिक कई आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से अति महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट और दूसरे डिजिटल डेटा डिलीट कर दिए। वहीं कुछ संदिग्धों ने अपने फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया। लेकिन पुलिस अब हर डेटा, हर सबूत को, खासकर सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को रिकवर करने में जुटी हुई। चढ़ावा चोरी कांड में खुलासा नंबर 2। एसआईटी जांच में सबसे हैरान करने वाला खुलासा आरोपियों की आर्थिक हैसियत को लेकर हुआ है। जांच में सामने आया है कि कुछ ही समय में चढ़ावा गैंग के ऑक्टोपस सिंडिकेट के संदिग्धों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। किसी की हैसियत 50 गुना तो किसी की 100 गुना तक बढ़ गई। आरोपियों की तरफ से खरीदे गए जमीन, प्लॉट, होटल और दूसरी संदिग्ध संपत्तियों पर अब पूरी तरह से पुलिस की निगाह है। चढ़ावा चोरी कांड में खुलासा नंबर 3। जो तीसरा बड़ा खुलासा हुआ है उसकी आशंका बहुत से लोगों को बहुत पहले से। अब पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी ने उस पर मुहर लगा दी है। खबर है कि इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किसी बाहरी इनपुट से नहीं, बल्कि रामद्रोहियों, इन चोरों के आपसी लालच की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की जा रही भारी भरकम रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच आपस में ही विवाद शुरू हो गया था। इस आपसी सिर फुटौल और मतभेद के बाद ही ये पूरा खेल खुलकर बाहर आ गया। चढ़ावा चोरी कांड में खुलासा नंबर 4। इस पूरे रैकेट का जाल काफी बड़ा है। मामले के मुख्य संदिग्धों में से एक टिन्नू यादव को बड़ा किरदार माना जा रहा है। उसी टिन्नू यादव के नेटवर्क के 30 से अधिक लोग इस समय पुलिस और एसआईटी के सीधे रडार पर हैं। इन सभी की भूमिका और पैसों के लेन देन की सघन जांच हो रही है। चढ़ावा चोरी कांड में खुलासा नंबर 5। मंदिर की अवैध सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में कंट्रोल रूम प्रभारी, सुरक्षा कर्मियों, पीएसी और संबंधित पुलिस कर्मियों की भूमिका की भी गहराई से जांच हो रही है। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े नामों की भूमिका की भी विस्तृत जांच हो रही है, क्योंकि ये मानना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ट्रस्ट के बड़े नामों को इस साजिश, इस महापाप की, इस चोरी की जानकारी थी ही नहीं। खुलासों पर खुलासे हो रहे हैं, रिपोर्ट सौंपी जा रही है। माना जा रहा है कई बड़े चेहरों पर गाज जरूर गिरेगी। जैसे जैसे डेटा रिकवर होगा वैसे ही कुछ चौंकाने वाले चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। लखनऊ से अजय दुबे और रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड में इस वक्त नजरें कम उम्र के आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर टिक गई हैं, जिसे इस पूरे चढ़ावा चोरी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। लेकिन क्यों? आखिर अनुकल्प मिश्रा ने ऐसा क्या कर दिया और पुलिस सूत्र क्यों कह रहे हैं कि अनुकल्प इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य किरदार हो सकता है? जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको। जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको। कथा के मंच से कविता की ये लाइनें पढ़ने वाला अनुकल्प मिश्रा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का अहम किरदार, वो किरदार जिसे अब पूरे चढ़ावा चोरी कांड का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है।
जिस वक्त अनुकल्प मंच से पाप पीने की बात कर रहा था, ठीक उसी मंच पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। खुद कह रहा है, पाप को मुझे पीना है। क्या ये वही पाप है जिसके लिए गिरफ्तार हुआ है? मुझको कुछ पाप को पीना है मुझको। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि वाकई वो पाप कर रहा है। भक्ति के इस चोले के पीछे करोड़ों की चोरी का एक संगठित सिंडिकेट चलाया जा रहा है और इसीलिए मिश्रा यानी रमाशंकर मिश्रा का परिवार सबसे ऊपर सवालों के घेरे में है, जिनमें रमाशंकर मिश्रा उर्फ रवि के साथ उसके बेटे अनुकल्प और दामाद लवकुश मिश्रा के नाम सामने आए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ चंदे की गिनती तक सीमित नहीं था, बल्कि हिसाब किताब के बाद पैसों की दिशा तय करने तक सक्रिय था। आरोप यही है कि गिनती से लेकर कथित तौर पर पैसे ठिकाने लगाने तक हर कड़ी में इस परिवार की भूमिका जुड़ी हुई थी। और इसी जानकारी के बाद अनुकल्प मिश्रा और मिश्रा परिवार को सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा पर शक क्यों हुआ? इसके लिए आपको अनुकल्प मिश्रा की हाल फिलहाल में बनाई गई संपत्ति देखनी चाहिए। यह अयोध्या शहर के पौष इलाके में बना अनुकल्प मिश्रा का मकान है। इस मकान को देखिए, अयोध्या की पावन धरा को देखिए, जहां जमीन की कीमतें नोएडा से भी महंगी हो चली हैं। वहां पौष इलाके में यह मकान है। ये भी साल भर पहले बना है। इसकी कीमत 50 से 65 लाख के बीच बताई जा रही है और अनुकल्प की सैलरी सिर्फ 14,000 होने की जानकारी मिली। हालांकि अनुकल्प के पिता रमाशंकर मिश्रा भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। आप ये देख सकते हैं, कौशलपुरी का ये बेहद पौष इलाके का घर है। यहाँ पे अनुकल्प मिश्रा का ये घर है। यहाँ पे पुलिस को उम्मीद है कि इसके अंदर में कुछ रखा होगा, कुछ यहाँ से और रिकवरी हो सकती है। हालांकि ये घर हाल में ही अनुकल्प मिश्रा उनके पिता ने खरीदा था और ये मूल मिल्कीपुर के निवासी हैं। पेंशन बहुत ही एकदम साधारण, बहुत सिंपल रहा है। बहुत सीधे आदमी हैं इनके पिताजी, इनकी मम्मी और सब लोग बहुत हैं। वो भी जो अनुकल्प मिश्रा हैं वो भी बहुत, जब भी मिलते थे तो एज ए हम बड़े हैं, हमको सम्मान देते थे। सब कुछ सही है एकदम, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। अब चलिए अनुकल्प के गांव पसावा, ये देखिए, यहाँ गांव में सबसे भव्य और बेहतर मकान अगर किसी का है तो वो अनुकल्प मिश्रा का ही है। एनडीटीवी ने पड़ताल की तो पता चला कि कुछ समय पहले तक अनुकल्प मिश्रा यानी मिश्रा परिवार की माली हालत बेहद खराब थी, लेकिन राम मंदिर में दाखिल होने के बाद घर के हालात भव्य होते चले गए। अनुकल्प मिश्रा ने ली थी और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी। उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है। एनडीटीवी की टीम जब अनुकल्प के गांव वाले घर पर पहुंची तो वहां सिर्फ एक बच्चा ही घर में मिला। बाकी पूरा परिवार पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से गायब हो चुका था। मेरे पीछे जो ये आलीशान घर है ये अनुकल्प मिश्रा का है और यहाँ पर जो अयोध्या पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है, जांच शुरू कर दी है। जो पुलिस है वो अनुकल्प मिश्रा के पड़ोसियों से बातचीत कर रही है, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर मैंने अंदर जाकर घर के देखा कि घर में कोई नहीं है, केवल एक छोटा बच्चा है जो कह रहा है कि परिवार के लोग कहीं बाहर गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम क्या कहेंगे, जो मीडिया, सोशल मीडिया पे हो रहा है वही हम लोग भी सुन रहे हैं, पर हाँ गांव वालों के लिए तो शर्मिंदगी की बात है। क्या सही है क्या गलत है ये हम लोगों को तो नहीं पता है। पुलिस अनुकल्प के परिवार की संपत्ति खंगाल रही है, दस्तावेज खंगाल रही है, जानना चाह रही है कि किस पैसे से और कहां-कहां पर अनुकल्प के परिवार की संपत्ति खरीदी गई। खैर, यहां से हम गांव में आगे बढ़े तो हमें अनुकल्प मिश्रा का फार्म हाउस मिल गया। ये देखिए, यहाँ एनडीटीवी ने पड़ताल की तो पता चला कि इसे भी कुछ समय पहले ही खरीदा गया है और यहीं पर अनुकल्प मिश्रा ने 30 अप्रैल को भव्य भागवत कथा का आयोजन किया था। आप जरा भागवत कथा के वीडियो देखिए, इसकी भव्यता देखिए। सामान्य इंसान ऐसी भागवत कथा के बारे में क्या सोच सकता है? जाहिर है भागवत कथा में इसमें अच्छा खासा पैसा लगा होगा।
फिलहाल यहाँ पर अनुकल्प के दादा राजेंद्र मिश्रा रहते हैं। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई है। ये देख रहे हैं, ये सब कुछ 14,000 की सैलरी वाले अनुकल्प मिश्रा के पैसों से गांव बसावा में किया गया। एक रामकथा हुई थी जिसमें चंपत राय भी आए थे और अयोध्या से बहुत सारे अधिकारी आए थे। कथा का प्रोग्राम था, उसमें जिसको ये लोग इनवाइट किए थे वो लोग आए थे यहाँ पे। तो कथा में क्या बहुत पैसा खर्च किया गया था? बड़ी कथा हुई थी। अब भागवत कथा थी तो जाहिर सी बात है कि खर्चा हुआ ही होगा। अच्छा, ये तो हमने आपको गांव और अयोध्या में अनुकल्प मिश्रा के रहने वाले विकल्प दिखाए, लेकिन गांव वाले कैमरे से इतर बता रहे हैं कि अनुकल्प मिश्रा की जमीन जायदाद इससे कहीं इतर दूसरी जगहों पर भी है। हालांकि पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है कि आखिर एक साधारण बैकग्राउंड वाले लड़के की लाइफ स्टाइल में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। कैसे ग्रेजुएशन कर रहे एक लड़के के पास इतना पैसा आ गया। आसपास के लोग अनुकल्प मिश्रा के परिवार की शानो शौकत से हैरान तो थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं रहा होगा कि अनुकल्प ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को पैसा कमाने का ही विकल्प बना लिया। अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कुछ नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिनसे पड़ताल का दायरा बढ़ सकता है। अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में 5 जून को सादे कपड़ों में कुछ लोग और 2 पुलिस वालों के साथ अविनाश शुक्ला के घर गए थे। ये उसी दौरान का सीसीटीवी फुटेज है। जानकारी के मुताबिक योग केंद्र की तरफ से तब अविनाश से पूछा था ये लोग कौन थे और पुलिस क्यों आई है, तो अविनाश ने कहा था कि नारकोटिक्स विभाग के लोग हैं और क्योंकि उनका भाई नशा करता है इसलिए पूछताछ के लिए आए हैं। लेकिन एक थियोरी ये भी आ रही है कि ये लोग ट्रस्ट के थे और अविनाश की चोरी की जानकारी के बाद ये लोग यहाँ पर कुछ बरामदगी करने आए थे। 5 जून को अविनाश के घर से कुछ बरामदगी भी की गई, इसकी खबर आई थी, लेकिन वो पुष्ट नहीं थे। चढ़ावा कांड के बीच पुलिस वालों का अविनाश शुक्ला का जांच से बहुत सी बातें सामने आई हैं। बैग में लेकर कुछ वापस आए, सवालों के घेरे में हैं ये तमाम बातें। तो एक तरफ अनुकल्प मिश्रा को मास्टरमाइंड बताया गया तो दूसरी तरफ आरोप के घेरे में बड़ा नाम है टिन्नू यादव का। आज हमारी टीम टिन्नू यादव के घर पहुंची तो घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने टिन्नू यादव को फंसाए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा के बाद अगर कोई दूसरा नाम अभी सबसे ऊपर उछल रहा है तो वो है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव यानी चंपत राय के करीबी, उनके पूर्व ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, वो पुलिस की गिरफ्त में है। रविवार को पुलिस उनके घर एक बार फिर गई और एक बार फिर उनके घर पर पड़ताल हुई। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब पुलिस टिन्नू यादव के घर पर दोबारा छापेमारी करने, तलाशी करने के लिए पहुंची थी। हालांकि ये बेहद सकरी गली में बना हुआ एक मकान है जिसके बाहर ताला लगा हुआ। पता जी कब से ताला लगा है यहाँ पे? कब से ताला लगा है? थे परिवार के लोग थे पहले यहाँ पे? थे। तो के अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी पुलिस के आने के बाद अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं कि आखिर क्या गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन परिजन जो है घर पर कुंडी लगाकर बाहर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक बार फिर से टिन्नू यादव के घर से कैश बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से बचती दिखी। हालांकि इस दौरान एनडीटीवी इंडिया ने टिन्नू यादव के आसपास रहने वालों से उनके बारे में पूछा तो वो फूट पड़े। उन्होंने ट्रस्ट के बड़े नामों पर ही गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। साफ कह दिया कि टिन्नू यादव निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है और अगर उन्होंने कुछ भी किया होगा तो उसके पीछे उनके बड़े लोगों का ही निर्देश होगा जिन्हें बचाया जा रहा है। मेरे भैया निर्दोषी हैं एकदम, पूरे मोहल्ले में आप उनसे किसी से पूछ लीजिए। उनको अगर पावर दिया, अगर हम आप मेरे पिता हैं, हमको कुछ कहेंगे तभी तो बच्चा करेगा। बिना माँ बाप के मर्जी से कोई काम कर लेगा? कोई सामान रखा आप कहेंगे दे दो बच्चे, बाबू तो देंगे हम। कौन है वो मर्जी रखने वाला पिता? जो वहाँ अनिल मिश्रा है, वो राय साहब हैं, चंपत राय हैं, और कौन है? जैसे तुम मेरे भाई हमसे कहोगे बहन ये कर दो तो अभी तो करेंगे हम। वो निर्दोष है, किसी का पैसा नहीं लिए हो। कभी दर्शन कराने का पैसा जो आरोप लग रहा है उनको, ये झूठा
आरोप लग रहा है। अरे बहुत पैसा बरामद हो गया। ये कहाँ बरामद, तुम हमका पकड़ा दियो ये झोरवा और कह दो बरामद होगा तो भैया जबरदस्ती तो खुद पकड़ा दियो। हम तो दूर से आ रहे हैं, मेरे मोहल्ले थोड़ी है, हम तो दूर से, लेकिन हम जानते हैं उनको। हाँ, वो कोई उनको कुछ नहीं कह सकता है। आप क्या चाहेंगे? आप परिवार के होने का जिक्र कर रहे थे, आप क्या चाहेंगे? कोई जांच, सीबीआई जांच, कोई जांच की? सीबीआई जांच चाहते हैं, इसमें सही तरीके से सीबीआई जांच हो और न्याय हो, किसी को निर्दोष न फंसाया जाए। किसी को बचाया जा रहा है? आपको लगता है किसी को बचाया जा रहा है, किसी को फंसाया? बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। बड़े लोगों का नाम बताइए, आपके समझिए। अब नाम तो हमने आपको बताया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। बता रहा है, क्या लगता है आपको? जो बड़े लोग वहाँ बैठे हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राय हैं। ये टिन्नू यादव का परिवार और आसपास के लोग हैं जो बेहद गुस्से में हैं और कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। इस पूरे चोरी कांड के पीछे यहाँ मौजूद हर शख्स 3 बड़े नामों पर ही आरोप लगा रहा है। ये लोग बहुत सही हैं और इनको गलत फंसाया जा रहा है पूरी तरीके से। बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है, छोटे प्यांदों को फंसाया जा रहा है। इसके पीछे गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, इतनी बड़ी भूमिका किसके द्वारा मिल जाती है? अगर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वाकी टाकी पूरे 800 व्यक्तियों को कमांड करते थे, तो ऐसे कोई जाके वहाँ पे कर सकता है? बरामदगी तो आज 25 दिन से यही हो रहा है। 5 तारीख से खबर चल रही है, यहाँ से इतना वसूला, यहाँ से इतना वसूला, और ट्रस्ट ही SIT की मांग की और ट्रस्ट ही FIR कराया है। और ट्रस्ट के नाम से किसी भी व्यक्ति का FIR हुआ है? टिन्नू यादव की भी कई प्रॉपर्टीज सामने आ चुकी हैं। अयोध्या में उनके 2 मकान पहले ही मिल चुके हैं और उनकी और भी दूसरी संपत्तियों का दावा किया जा रहा है। सच क्या है, बहुत जल्द जांच में सामने आने की उम्मीद है। अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सियासी वार पलटवार भी तेज होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष SIT पर सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। आज हथरस में CM योगी ने कहा कि सपा की सरकार में थानों में कृष्ण जन्माष्टमी तक बंद हो गई थी, मंदिरों की जगह कब्रिस्तान को जाता था पैसा। श्री राम लला भगवान की। चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है तो राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। चढ़ावा चोरी के मामले में विपक्षी पार्टियां मंदिर ट्रस्ट समेत सरकार पर भी निशाना साध रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि इनके लिए नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट है और चोर चोर सौतेले भाई होते हैं। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाया जाएगा। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनके निशाने पर CM योगी भी रहते हैं। वो लगातार उनकी अयोध्या यात्रा पर भी सवाल उठाते रहे हैं। उस पे SIT, FIR और जनमानस में और आम लोगों में ये संदेश गया है कि चढ़ावे के साथ और चंदा चोरी, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और SIT में जो रिपोर्ट है, अगर वही कह रही है कि CCTV की छेड़खानी हुई है, CCTV में वो चीज़ें आई हैं कि कितने दिनों में कितनी बार क्या क्या किया गया है। मुख्यमंत्री जी जो रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, तो इसी बात का रिकॉर्ड बना रहे थे कि वहाँ चोरी होती रहे क्या? भाई क्या कारण है कि रिकॉर्ड बनने के बाद भी, इतनी यात्राओं के बाद भी उनकी जानकारी में नहीं आया कि इस तरह का मंदिर परिसर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। अखिलेश SIT को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने SIT का नाम बदलते हुए इसे शेयर इन थेफ्ट और सेंध इन ट्रस्ट के नाम दिए हैं। CCTV का नाम चढ़ावा चोरी TV कहा है। अखिलेश के आरोप सीधे सीधे CM योगी के लिए भी हैं। वो उनकी अयोध्या यात्राओं पर सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब CM योगी ने दिए हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने मंदिर आस्था के केंद्र हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या का सही से विकास तक नहीं किया गया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश जी को पश्चाताप करना चाहिए कि जिस तरह का विकास या जिस तरह का अयोध्या का काम होना चाहिए था, दुनिया के लोग जहां आते हैं तो कम से कम दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, और जो श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें आस्था के साथ आते हैं, उन्हें सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिले। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। माना जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में बेहद अहम हो सकता है। समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल सरकार को घेरने का फिलहाल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आगे देखिए, सिया ने कैसे केतन को खाई से नीचे फेंका। आज पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया है, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर एक शख्स पकड़ा गया है। आरोप यह है कि वो खुद को हिंदू बताकर अब तक 3 लड़कियों से शादी कर चुका है। पेशे से वो डेंटिस्ट बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसने कम से कम 8 बार अपना नाम बदला है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने काफी हंगामा किया, उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। जिस शख्स को ये लोग पकड़कर ले जा रहे हैं, उस पर आरोप बेहद गंभीर है। इसका असली नाम क्या है, ये भी जांच का विषय है। आरोप है कि अपनी पहचान बदलकर डेंटिस्ट के रूप में काम कर रहा था और अब तक 3 हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया। हैदराबाद से कोलकाता और अब जबलपुर में इसने ये काम किया। पीड़ित युवतियों के सामने आने के बाद ये मामला उजागर हुआ। आरोपों के मुताबिक इसका असली नाम सैयद इशाक असरार है, लेकिन ये राजकुमार नाम से डेंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। शिकायतकर्ता युवती खुद भी डेंटिस्ट है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पहले हैदराबाद में रहता था, जहां उसने एक हिंदू महिला से दोस्ती की थी। इसके बाद वो कोलकाता गया, जहां उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई और वो साथ रहने लगे। बाद में दोनों जबलपुर आए, यहाँ एक गायत्री मंदिर में कथित तौर पर शादी कर ली। अब यहाँ वो एक तीसरी लड़की के चक्कर में था। राजकुमार मुझे मिला था एक क्लिनिक में, काम करते थे हम लोग उधर। फिर उसने बोला था कि वो हिंदू है, लेकिन उसका असली नाम सैयद इशाक असरार था। फिर उसने बोला था कि उसका पहले पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, बोल के इसने मेरे साथ शादी किया था। फिर हम लोग इधर आ गए। फिर कुछ दिन के बाद इसने मुझे छोड़ दिया और किसी तीसरी लड़की को फंसा लिया, वो भी हिंदू है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई बार अपने पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज अपडेट किए हैं, जिनमें से अधिकांश फर्जी हैं। यह भी आरोप है कि उसने इस तरह नाम बदलकर 3 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। मामला सामने आया तो हिंदू संगठन सड़क पर आ गए।
आरोपी को पीटकर थाने पहुंचाया गया। हैदराबाद के बताते हैं अपने आप को रहने वाले। हैदराबाद में एक हिंदू लड़की से शादी करने के लिए कहते हैं कि हम हिंदू बन गए। उसके बाद उस लड़की को कुछ दिन के बाद एक बिटिया हुई, उसके बाद बिटिया होने के बाद छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये कलकत्ता जाते हैं, खुद को गैंगस्टर बताते हैं, अपने आप को गैंगल क्लिनिक का डॉक्टर बताते हैं। तो वहाँ से मुसलमान एक हिंदू लड़की को फिर फंसाते हैं कलकत्ते में और जबलपुर ले आते हैं। सैयद इसाक असर करके जो अचानक से राजकुमार बन जाता है और हिंदू बहन बेटियों को फुसलाकर उनसे शादी करता है। 2 ऑलरेडी हिंदू बहन बेटियों को शादी करके छोड़ा, तीसरी हिंदू बहन बेटी के साथ शादी कर रहा था। सैयद से अचानक से राजकुमार बन जाता है, जिसका आधार कार्ड भी जारी हो जाता है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आज उसको पकड़ के थाने लाया है। शीघ्र विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग है कि उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। क्लिनिक संचालक पर भी दस्तावेज बिना सही से जांचे नौकरी देने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि क्लिनिक संचालक का कहना है कि उसके पास डिग्री थी, लेकिन इसका कोई अंदाजा नहीं था कि फर्जी कागजात दिखा रहा है। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि अलग अलग जगह जो मुझे दिखाया उस आधार पे मैंने उनको अपने यहाँ काम पे रखा। डिग्रियों की बात करें तो डिग्रियां क्या-क्या थी उनके पास? डिग्रियों के आधार पर डिग्री उनके पास थी, BDS की डिग्री थी उनके पास, जो कि उन्होंने मुझे दिखाया, बट ये नहीं बताया था कि उनका धर्म मुसलमान है। मामला खुला तो आरोपी शख्स खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका कहना है कि वो अपना धर्म बदल चुका है और लड़की बदला लेने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और सभी दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। तो पड़ताल अभी चल रही है, जांच जारी है। खबरों का सिलसिला NDTV पे जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।